Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। दक्षिण कोरिया बना सुपर एडेड समाज। प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। 2023-24 के लिए अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSE के नतीजे जारी किए गए। गृह मंत्रालय ने ICJS 2.0 में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों MPACS का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने सुशासन दिवस मनाया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। दक्षिण कोरिया एशिया में सुपर एडेड समाज वाला दूसरा देश बन गया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया की इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि दक्षिण कोरिया एक सुपर एजेड समाज बन गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण कोरिया की आबादी का 20% से अधिक हिस्सा 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का हो गया है। इसलिए अब जापान के बाद दक्षिण कोरिया एशिया में सुपर एजेड समाज वाला दूसरा देश बन गया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किसी देश को एजिंग का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 7% से अधिक हो जाए। वहीं एजेड का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 14% या उससे अधिक हो जाए, तथा सुपर एजेड का सामना करने वाला देश तब माना जाता है जब वहां की जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो जाए। चलिए अब वृद्धजनों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। विश्व स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 2020 में 1 अरब थी। अनुमान है कि ये 2050 तक बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी। जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी प्रारंभ में जापान जैसे उच्च आय वाले देशों में देखी गई थी। हालांकि अब वृद्धजनों की आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इन देशों में वृद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी 2/3 तक पहुंच सकती है। वहीं अब भारत में इस स्थिति को देखें तो UNFPA 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की आबादी 20% से अधिक हो सकती है। अब किसी देश में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली है आर्थिक चुनौती, जैसे कार्यबल में कमी, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि आदि। दूसरी है सामाजिक। इसके कारण वृद्धजनों की देखभाल करने में परिवारों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उनकी देखभाल के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक समय निकालना पड़ता है। जनरेशन गैप को दूर करने का प्रयास करना पड़ता है और साथ ही सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। और आखिरी है अवसंरचना। वृद्धजनों की आबादी बढ़ने से शहरों को अपने परिवहन व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है ताकि बुजुर्गों को आसानी से और सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिल सके। खबर के अंत में उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो पहला है संयुक्त राष्ट्र मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग 2002। इसका उद्देश्य वृद्धजनों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति 2016 से 2020। इसमें हेल्दी एजिंग और आयु अनुकूल परिवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और तीसरा है सतत विकास लक्ष्य SDGs। संयुक्त राष्ट्र के SDG 3 और SDG 10 के माध्यम से वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि SDG 3 स्वास्थ्य और SDG 10 असमानता को कम करने से संबंधित है। साथ ही 2021 से 2030 तक UN डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है।
वहीं भारत की बात करें तो लोक स्वास्थ्य बीमा के रूप में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY शुरू की गई है। वृद्धजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की गई थी। अगली है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। इस कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। और आखिरी है वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE। इसके तहत निवारक यानी प्रिवेंटिव, उपचारात्मक यानी क्यूरेटिव और पुनर्वासात्मक यानी रिहैबिलिटेटिव चिकित्सा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को अगस्त 1980 में तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय, वर्तमान के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया गया है। इस एजेंसी ने देश में 30 रिवर लिंक्स की पहचान की है। इनमें से 16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र और 14 हिमालयी क्षेत्र में हैं। इसी के साथ चलिए नदी जोड़ो परियोजना का महत्व भी जान लेते हैं। सबसे पहले है सिंचाई सुविधा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का लक्ष्य देश के लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास करना है। दूसरा है जल विद्युत उत्पादन। इससे लगभग 34,000 मेगावाट जल विद्युत के उत्पादन में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जल सुरक्षा से पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी तथा अंतर्देशीय जल मार्ग का विकास होने से इनका उपयोग नौवहन के लिए जल मार्ग के रूप में किया जा सकता है। अन्य महत्वों की बात करें तो बाढ़ और सूखा प्रबंधन, कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी शामिल है। इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान और उसके बाद रोजगार सृजन, पर्यटन का विकास भी होगा। इसी के साथ नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित चिंताएं भी जान लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभावों को देखें तो इससे प्राकृतिक प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इससे मानसून और जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इसके सामाजिक प्रभाव भी होंगे। उदाहरण के लिए पोलावरम लिंक परियोजना के कारण लगभग 1 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 80% आदिवासी हैं। यह परियोजना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना का हिस्सा है। अन्य प्रभावों की बात करें तो राज्यों के बीच जल विवाद, हिमालयी नदियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विवाद भी इसमें शामिल हैं। चलिए खबर के अंत में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में भी जानते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करने की योजना है। इसके लिए केन नदी पर दौधन बांध एवं दोनों नदियों को आपस में जोड़ने वाली नहर का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में दौधन बांध कॉम्प्लेक्स और लो लेवल टनल, केन बेतवा लिंक, नहर एवं बिजली घरों का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना के दूसरे चरण में लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते अगली मुख्य खबर की तरफ। 2023-24 के लिए अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण ASUSE के नतीजे जारी किए गए। ASUSE सर्वेक्षण को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है कि सर्वेक्षण अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए जारी किया गया है। चलिए सबसे पहले अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSE के बारे में जानते हैं। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भारत में निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को छोड़कर विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में मौजूद अनौपचारिक या अनिगमित गैर कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं का आकलन करना है। इसके उपयोग और अन्य उद्देश्यों की बात करें तो यह नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करता है तथा यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और प्रमुख मंत्रालयों की डेटा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और डेटा आधारित निर्णय लेने में भी मदद करता है आदि। आगे बढ़ते हुए इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डाल लेते हैं। अनिगमित क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़कर 7.34 करोड़ हो गई है
इसमें 2022-23 की तुलना में 12.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 2022-23 में 22.9% था, जो बढ़कर 26.2% हो गया है। यह महिला उद्यमिता में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में इस क्षेत्र के योगदान में 16.52% वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण अन्य सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि है। इस क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक श्रमिक काम करते हैं। साथ ही चालू कीमतों पर प्रति श्रमिक GVA में 5.62% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि प्रति श्रमिक GVA किसी क्षेत्र की श्रम उत्पादकता का एक माप है। इतना ही नहीं, इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 2022-23 में 21.1% था, जो बढ़कर 26.7% हो गया है। ये वृद्धि डिजिटल विकल्प को अपनाने की दिशा में एक मजबूत ट्रेंड को दर्शाती है। अब अनिगमित गैर कृषि क्षेत्र के महत्व की बात करें तो यह क्षेत्र रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। साथ ही यह क्षेत्र घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के चलते निगमित क्षेत्र यानी संगठित क्षेत्र के लिए एक आधार के तौर पर काम करता है। अंत में अनिगमित क्षेत्र यानी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के प्रतिष्ठानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनिगमित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को कंपनियों की तरह अलग से पंजीकृत नहीं किया जाता है, इसलिए ये अपने मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति और दायित्वों से अलग नहीं होते हैं। अनिगमित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली सभी संपत्तियां मालिक की निजी संपत्ति होती है। इन क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की कानूनी हैसियत सीमित होने के कारण वे अन्य संस्थाओं के साथ स्वतंत्र अनुबंध नहीं कर सकते और न ही उनकी देनदारियों को अपने ऊपर ले सकते हैं। उत्पादन के दौरान होने वाली किसी भी ऋण या दायित्व के लिए प्रतिष्ठान के मालिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। गृह मंत्रालय ने ICJS 2.0 में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को निर्देश दिया है कि वे 3 नए आपराधिक कानूनों को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 यानी ICJS 2.0 में पूरी तरह से लागू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई-साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई-साइन और ई-समन जैसे एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ई-साक्ष्य एप्लीकेशन साक्ष्यों के प्रबंधन में सहायता करता है और न्याय श्रुति एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से न्यायिक कार्रवाई को आसान बनाता है। सभी आपराधिक मामलों में पंजीकरण से लेकर मामले के निपटान तक पूर्व निर्धारित चरण और समय सीमा में अलर्ट जनरेट किए जाने चाहिए ताकि जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए NCRB द्वारा एक डेटा समृद्ध प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। चलिए अब इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ICJS का विचार सुप्रीम कोर्ट की समिति ने दिया था। अब इसे गृह मंत्रालय के तहत एक प्रमुख परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के अलग अलग स्तंभों के बीच डेटा और सूचना के सुगम हस्तांतरण को सक्षम बनाना है। इसका मुख्य फोकस अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम यानी CCTNS को ई-कोर्ट और ई-कारागार डेटाबेस के साथ साथ फॉरेंसिक लैब, फिंगरप्रिंट एवं अभियोजन जैसे न्यायपालिका के अन्य स्तंभों के साथ जोड़ना है। साथ ही इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों में वन डेटा वन एंट्री का लक्ष्य भी हासिल करना है। इसे NCRB द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसकी समय सीमा चरण 1 में 2018 से 2022 तक एवं चरण 2 में 2022-23 से 2025-26 तक है। चलिए आगे बढ़ते हुए पुलिस यानी अपराध और अपराधी ट्रैकिंग एवं नेटवर्क सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें कारागार के लिए ई-कारागार, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए ई-फॉरेंसिक, सरकारी अभियोजकों के लिए ई-अभियोजन और कोर्ट्स के लिए ई-कोर्ट्स की स्थापना की गई है। खबर के अंत में आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए शुरू की गई अन्य पहले भी जान लेते हैं। पहली है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक पायलट पहल है। इसके पहले चरण में देश के 8 शहरों को शामिल किया गया है ताकि स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी है राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS। NCRB द्वारा लागू की जा रही इस प्रणाली से अपराधियों की शीघ्र और सटीक पहचान की सुविधा मिलती है। इसके अलावा केंद्रीय एवं राज्य स्तर की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में DNA का विश्लेषण करने वाली यूनिट्स को मजबूत किया जा रहा है। और आखिरी है कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन CIPA।
इसे पुलिस स्टेशनों पर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे FIR दर्ज करना आदि को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स का शुभारंभ किया। हाल ही में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के साथ साथ डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है। चलिए खबर की शुरुआत में पैक्स के बारे में जानते हैं। पैक्स ग्रामीण भारत में सहकारिता आंदोलन की आधारशिला है। ये समितियां ग्रामीण किसानों को सहकारी ऋण संरचना के तहत अल्पकालिक ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं। पैक्स के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इसमें शामिल हैं किसानों को ऋण प्रदान करना, ऋणों का संग्रह करना और पुनर्भुगतान करना, किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का वितरण करना, किसानों के उत्पादों को खरीदना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ग्रामीण ऋणी और उच्चतर वित्त पोषण एजेंसियों जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं RBI या नाबार्ड के बीच अंतिम कड़ी के रूप में भी कार्य करती हैं। पैक्स की सदस्यता की बात करें तो इसमें ग्रामीण किसान, कारीगर और समाज के कमजोर वर्गों के लोग शेयरधारक के रूप में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अगर विनियमन की चर्चा करें तो पैक्स सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं। संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी द्वारा इनका प्रशासनिक नियंत्रण किया जाता है। ये समितियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में नहीं आती हैं और RBI द्वारा भी प्रत्यक्ष तौर पर इनका विनियमन नहीं किया जाता है। पैक्स के महत्व की बात करें तो ये समितियां वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और ये समितियां सहकारी बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला हैं। इसके अलावा ये समितियां कृषक समुदायों को ऋण प्रदान करने वाले संस्थागत स्रोतों, कृषि इनपुट, बाजार, मूल्य संवर्धन आदि से जोड़ती हैं। लेकिन अगर पैक्स के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है संगठनात्मक कमियां, अपर्याप्त भौगोलिक कवरेज और कमजोर क्रेडिट यूनिट्स। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अपर्याप्त वित्तीय संसाधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में आवश्यक अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण के मामले में इनके वित्त पर्याप्त नहीं है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऋण बकाया है। पैक्स के कुल ऋण का 40% से अधिक हिस्सा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत है। अन्य चुनौतियों में कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, डिजिटल अवसंरचना की कमी आदि शामिल हैं। अब खबर के अंत में पैक्स को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई पहलें भी जान लेते हैं। सबसे पहले किसान समृद्धि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि के रूप में पैक्स कार्य कर रहा है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना चलाई जा रही है। साथ ही पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपनियम बनाए गए हैं। आखिर में सहकार से समृद्धि यानी सहयोग के माध्यम से समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया। 2014 से प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी, कुशल और जवाबदेह तरीके से शासन करने की प्रक्रिया को सुशासन कहा जाता है। चलिए सबसे पहले उन नई पहलों को जान लेते हैं जिनकी शुरुआत सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने की है। सबसे पहले विकसित पंचायत कर्मयोगी। यह प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य नवीन साधनों और क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाना है। इसे ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में चलाया जा रहा है। इसके तहत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI चैटबॉट्स और मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हुए ज्ञान एवं सूचना के अभाव को पूरा कर सेवा वितरण में सुधार किया जाता है। दूसरी पहल है एकल एवं सरलीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली को
भविष्य पोर्टल यानी ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करके पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। पेंशन संबंधी निर्देशों के सार संग्रह 2024 में पेंशन से संबंधित सभी अपडेटेड नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। हालांकि भारत में सुशासन को सुनिश्चित करने के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी, राजनीति का अपराधीकरण, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन आदि शामिल है। इसी के साथ सुशासन के लिए शुरू की गई अन्य पहलों भी देख लेते हैं। सुशासन सूचकांक राज्यों में गवर्नेंस की स्थिति का आकलन करता है। प्रगति या प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सरकारी प्रोग्राम की निगरानी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने से संबंधित केंद्र सरकार की एक पहल है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बुनियादी सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर रही है। इनके अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत आदि भी सुशासन की महत्वपूर्ण पहलें हैं। चलिए खबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताए गए सुशासन के 8 लक्षण भी जान लेते हैं। यह है: सर्वसम्मति को प्राथमिकता, सहभागी, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, कुशल और प्रभावी, समान और समावेशी, और आखिर में विधि के शासन का पालन। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर कुछ प्रमुख पहलें शुरू की हैं। उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड जैसी महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ब्रिगेडियर अमिताभ झा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमिताभ झा यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के तहत गोलन हाइट्स पर तैनात थे। हाल ही में लोक लेखा समिति यानी PAC ने केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों द्वारा अधिक व्यय किए जाने की शिकायत की है। किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय होने की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद के समक्ष अधिक अनुदान की मांग करनी होती है। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड पर किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित गैसों का लगभग 99% हिस्सा जलवाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से बना होता है। हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय रेंज में भूस्खलन के कारण बना एक तालाब 1 वर्ष से भी कम समय में विशाल झील में तब्दील हो गया है। इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कावेरी इंजन को DRDO के तहत गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। हल्की लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए 1980 के दशक के अंत में कावेरी इंजन परियोजना शुरू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यमन विश्व में हैजा से सबसे अधिक प्रभावित देश है। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो तीव्र दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। आर्किया के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह सुराग मिला है कि सूक्ष्मजीव टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन यानी TA सिस्टम की सहायता से कठोर परिस्थितियों के अनुकूल ढलकर जीवित रहते हैं। 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिसंबर 1925 में कानपुर में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट सम्मेलन के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना हुई थी। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।